नमस्ते। बातचीत के हमारे इस खास कार्यक्रम में आप सबका स्वागत। जैसा आप देख पा रहे हैं, अरुण सर हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत अहम बातें, बहुत स्वागत है सर। बहुत अहम बातें होंगी क्योंकि जिस तरीके का मामला सुप्रीम कोर्ट में आया और प्रशांत भूषण और योगेंद्र यादव ने जो बातें रखी, उन बातों की क्या अहमियत थी। खास करके कुछ ऐसी चीजें निकल करके सामने आई जो शायद इस एसआईआर की पूरी गंभीरता पर एक तरफ से सवाल उठाती हैं, तो दूसरी तरफ जो देश में बाकी हिस्सों पे जब एसआईआर कराने की बात हो रही है, सुप्रीम कोर्ट भी उस पर कुछ नहीं बोला और देश में भी उसको लेकर के, हालांकि जो विपक्ष में बैठे दल हैं, उन दलों ने ऑब्जेक्शन उठाया है, लेकिन अब उनकी सुनवाई कितनी हो रही है ये सबको पता है। इस लिहाज से ये बातें बहुत अहम हो जाती हैं, जिनको हम थोड़ा विस्तार पूर्वक समझ लेते हैं कि ये चल क्या रहा है असल में। अरुण सर, कल ये जो खेल हुआ, कल ये जो पूरी बातचीत हुई, जो सुनवाई हुई जिस तरीके से, उसमें एक बड़ी गंभीर बात कही गई। जब योगेंद्र यादव बोल रहे थे तो योगेंद्र यादव ने साफ तौर पे ये बात कही, जो 20% फॉर्म्स हैं वो बीएलओज के जो है वो बीएलओज के द्वारा फिलअप किए गए हैं, भरे गए हैं, बिना जानकारी के, बिना वोटर्स की जानकारी के। सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को बहुत लाइटर वे में उड़ा दिया। क्या वास्तव में ये बात इतनी हल्की है, जितनी हल्की तरीके से, जितने हल्के तरीके से इसको आगे बढ़ा दिया गया, उड़ा दिया गया? नमस्कार राम जी। देखिए, इसके अंदर में जो उन्होंने कहा कि 20% कम से कम मिनिमम जो है, अगर बीएलओ नहीं कोऑपरेट करते तो इसकी फिगर जो है 1 करोड़ और भी कम हो जाती, क्योंकि 7 करोड़ का मामला था। 20% आप देखिए तो 1 करोड़ कम से कम जो है वो हो जाते। तो जब उन्होंने ये बात कही तो आपने देखा कि इलेक्शन कमीशन ने एक शब्द नहीं बोला और वो चुप लगा गए। तब जो है जस्टिस सूर्यकांत ने जो बात कही, ये जो है बहुत जोर हमें खटकी और लोगों को भी, कि उन्होंने कहा कि देखिए बीएलओ ने प्रोएक्टिव सपोर्ट दिया। अब सवाल है कि प्रोएक्टिव सपोर्ट दिया, और उसके पहले जो योगेंद्र यादव बात कर रहे थे कि अगर जब इन लोगों को लगा कि टारगेट नहीं मीट होगा और बहुत लोगों का नाम कट जाएगा, तब इन्होंने ओरली बीएलओ को कहा कि जितने भी फॉर्म हो जो है आप इसको भरिए। तो राम प्रकाश जी देखिए, उसके अंदर में इस बात को करीब करीब सबने मान लिया, और जितने भी लोग फील्ड में थे, और अजीत अंजुम ने तो दिखाया ही। और ये तो एकदम नामुमकिन है कि हर आदमी जो है फॉर्म भर के उसको सिग्नेचर करके दे दे, गिवन द लेवल ऑफ जो गरीबी है और लोग रोजगार के लिए जाते हैं, ये पॉसिबल था ही नहीं। और 20% एक लोअर फिगर थी। और बाढ़ का समय था सर, बाढ़ का हाँ समय था, हाँ उस समय हाँ, तो जी तमाम जी जी क्षेत्रों जी। में बाढ़ आई हुई थी। हाँ इंपॉर्टेंट राम, है एकदम जी। सही आप कह रहे हैं। अब देखिए, ये तो प्योर फोर्जरी हुई। आपने हमारा दस्तखत, अगर कोई सरकारी अफसर हमारा दस्तखत फर्जी करके उसको वहां डालता है, तो ये चीटिंग भी है, फ्रॉड भी है, फोर्जरी भी है, गलत दस्तावेज बनाने का भी है। एक तो ये, आप इस बात को ये कह के कि प्रोएक्टिव था, इलेक्शन जो वोटर के फेवर में था, इसलिए हम इसको नजरअंदाज करते हैं, ये तक कई आप नहीं करके एज ए सुप्रीम कोर्ट जज हो या आप इलेक्शन कमीशन हो, इस चीज को आप नजरअंदाज नहीं कर सकते। उसका बहुत बड़ा कारण है, आज आप वोटर लिस्ट के लिए बीएलओ की फोर्जरी अलाउ कर रहे हैं। कल कोई बीएलए आके आपको 5 लाख रुपया दे देता है और कहता है कि इनके वोट काट दो और इतने वोट जोड़ दो, जो कि एलिगेशन है और हो रहा है। तो जब आप वो फोर्जरी और फ्रॉड करेंगे, तो क्या उस किसी के पास ये नैतिक अधिकार रहेगा, ये नैतिकता रहेगी कि उसको रोके या ये कहे? वो तो कहेगा गलती से हो गया, खाना पूर्ति हो गई। तो ये जो बहुत ही बड़ा टर्निंग जो कैजुअली लोगों ने निकाल दिया, और इस चीज को जो है वहां पर ये हैमर करना चाहिए था, और ये भी स्थिति में नहीं थे। आज अगर होलसेल फ्रॉड, इसका मतलब क्या हुआ कि जितने भी बीएलओ थे वहां पर होलसेल फ्रॉड हुआ है, क्योंकि एक कॉन्स्टिट्युएंसी को तो कॉम्पेंसेट नहीं कर सकते। हर बूथ पर, हर कॉन्स्टिट्युएंसी में 20% 30% लोग जो है इनुमरेशन फॉर्म नहीं भरे, उन्होंने दस्तावेज नहीं लगाए। उसके बावजूद आपका जो
24 मई या जून का जो वो था, उसके मुताबिक जो है आपको 99.2 या 99.3% जो है फॉर्म जो है आपको मिल गया। दूसरा, जो ये एक तो फ्रॉड को कंडोन करना, वो भी सरकारी लेवल पर होलसेल इलेक्टरल रोल में, ये जो है कोर्ट कतई नहीं कर सकता है और न करना चाहिए। तो इस पर हमें बहुत ही आपत्ति है, क्योंकि अगर आप इस बात को एक्सेप्ट करते हैं और ये खाली कह के कह देते हैं कि हम प्रोएक्टिव हैं, इसलिए हम गलत इनको भी जो है कानून में कंप्लीट जस्टिस करने का एक चैप्टर दिया हुआ है जब आप डिपार्ट करते हैं, लेकिन वो पावर केवल सुप्रीम कोर्ट को दिया हुआ है। ये पावर बीएलओ वगैरह को नहीं दिया हुआ है कि आप जो मन में आवे कंप्लीट जस्टिस करने के लिए आप जो है फ्रॉड करेंगे और लोगों का इंक्लूड कराएंगे। तो एक तो ये बहुत आपत्ति वाली बात हुई जो सुप्रीम कोर्ट में। दूसरा, योगेंद्र यादव ने प्रेजेंटेशन नो डाउट बहुत अच्छा दिया, जो उन्होंने कहा कि 80 लाख वोट एज के मुताबिक इतने वोटर थे, इतने वोटर ड्राफ्ट ये ओरिजिनल लिस्ट में थे, उससे 65 लाख काटे गए, फिर इतने इंक्लूड हुए तो 7.42 इंक्लूड की फिगर आई और 8.2 की के जो है वो एडल्ट फ्रेंचाइज है। और कहे कि भाई 80 लाख वोटर का जो है इस लिस्ट से, सूची से पॉपुलेशन के मुताबिक नाम गया हुआ है, और इसके पहले ये फिगर कम थी। ये जो है जजों को जो है एकदम नहीं वो करता, चौंका रहा। मैं इसलिए इस संदर्भ में कर रहा हूं कि आज की जो गलत या सलत फिगर है, जो लोग फील्ड के अंदर में हैं, क्या वो पार्टी के वॉलंटियर हों या उससे कहीं ज्यादा तो जर्नलिस्ट लोग काम कर रहे हैं, रिपोर्टर्स कलेक्टिव इस तरह के लोग कर रहे हैं, तो वो तो हर जगह तो होंगे नहीं, हर स्टेट में उस तरह का काम करना। एक बार यहाँ पर जो है इनको फर्जीवाड़ा करके एसआईआर को तो आप मान लीजिए कि 99.9% जो है ये अलाउ होगा, और केवल बिहार के लिए नहीं, पूरे इंडिया के लिए इसलिए अलाउ होगा कि इस मामले को टालते गए टालते गए टालते गए बिहार में, जबकि चुनाव जो है आपके एकदम नजदीक आ गया। अब आपके पास कोई उपाय नहीं है, आप कौन से लिस्ट से, आज आप तो ये नहीं कह सकते कि आप जो है जनवरी वाली लिस्ट से जो है चुनाव करिए, आप ये भी नहीं कर सकते कि ड्राफ्ट वाली लिस्ट से आप चुनाव करिए, अब तो इसी लिस्ट से होगी। इसका मतलब फेट अकम्प्लाई हो गया, और इसका आप इम्प्लीकेशन पूरे इंडिया में समझिए। एक जगह आप इलेक्ट्रल के फर्जीवाड़ा करके आप जो है वहां से अभी जो बात आपने कही सर, इससे ऐसा नहीं लग रहा है कि जैसे सुप्रीम कोर्ट ने खुद ही अपने हाथ बांध लिए कि अब तो हमारे पास ऑप्शन ही नहीं रहा, हमें मजबूरी है हमारी कि हम उसी लिस्ट से, जो एसआईआर के बाद लिस्ट आ रही है, उससे हम चुनाव कराएंगे, और इसकी वजह बनी ये जो तारीख पे तारीख चल रही थी। अगर चुनाव की घोषणा के पहले ये सब कुछ कर दिया गया होता, इस पर फैसला आ जाता, तो आपके हाथ नहीं बंधे होते। ये आपका कहना एकदम सही है कि हाथ बांधे नहीं, जानबूझ के टाले। ये मैं नहीं कहता कि बाय इनोसेंस हुआ, बाय डिजाइन हुआ। आप याद करिए, देखिए वहां पर जो जजेस बैठते हैं ना, इतना उनको मालूम है, बहुत शार्प होते हैं, उनको अगर डिसीजन देना होता है तो इसी तरह से टालते हैं। आप याद करिए जस्टिस दुनिया ने क्या किया था, उन्होंने इश्यूज फ्रेम कर दी थी। ये 3 चीज आपको देखनी है, लीगल है कि नहीं है, प्रोसीजर है वो ठीक है कि नहीं है, समय है वो पर्याप्त है कि नहीं। ये 3 चीज उन्होंने फर्स्ट डे, और अगली डेट कब रखी, ड्राफ्ट रोल के आने के 1 हफ्ता पहले की उन्होंने डेट रखी। अब ये देश की बदकिस्मत है कि वो रिटायरमेंट के वर्ष पर थे, वो बेंच बदल गई, और जब बेंच बदली तो वही स्ट्रेटजी अपनाई गई जो कि इलेक्शन कमीशन के अपॉइंटमेंट के ऊपर, जो हमारा केस 2024 से पेंडिंग है हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में, और जब ज्ञानेश कुमार का अपॉइंटमेंट होने वाला था उस मामले को नहीं सुना गया, और आज जो है कोई सोच सकता है कि सुप्रीम कोर्ट जो है उस अपॉइंटमेंट को उल्टा कर देगी? सपने में भी अब नहीं होगा, लेकिन उस दिन तो होता ना, फरवरी में। तो ये जो आप कह रहे हैं कि हाथ, तो अपने ही हाथ
आप अपने आपको अगर हाथ बांधेंगे तो आप दूसरे को नहीं ना कह सकते हैं। हाँ, आपकी और इनकी गलती है कि इस बात को सारे वकीलों को कोर्ट में हैमर करना चाहिए था कि देखिए चुनाव आ गया है, यू हैव टू डिसाइड प्रायर टू दैट। ये कह के हमें बड़े अफसोस से कहना पड़ रहा है कि एक बार जो है, देखिए इंटेंशन में बी वेरी गुड। एक वो अंग्रेजी में कहावत है कि द पाथ टू हेल इज पेव्ड विथ वेल इंटेंशन, विथ गुड इंटेंशन। मतलब कि नरक का रास्ता भी जो है बहुत अच्छे इंटेंशन से वो है। आज वही बात होगी जो प्रशांत भूषण और योगेंद्र यादव जो है अरविंद केजरीवाल को जो सपोर्ट किया उन्होंने, और जिसका जो है खामियाजा आज तक हम लोग भोग रहे हैं, वह यही हो रहा है। इनको देश भाई, एक तबका उस लॉयर का था जो ये कहता था, हमें मालूम है कि हम लोगों को खाली लीगैलिटी पर रहना चाहिए, इज इट लीगल और नॉट। अब तो वो लीगल, अगर इलीगल भी है तो काटेंगे नहीं। अगर आज आप लीगल आर्ग्यूमेंट भी कर लीजिए तो ये चाह के भी, अगर मान ले इनका ओपन माइंड भी हो, तो ये भी ऑर्डर नहीं पास कर पाएंगे कि चूंकि बिहार में हो गया तो यहाँ का एसआईआर होने दो, हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, हमने ना इस चुनाव को अगले और जहां भी है वहां पर हम इसको जो है कैंसिल करते हैं। और इसमें और भी गंभीर बातें थी। एक तो उसमें गंभीर बात थी कि 80 लाख वोटर, मतलब उसने कहा कि 10% वोटर के नाम इससे हटा दिए गए, और जो हमने 50 साल में एक इंक्लूसिव इलेक्टरल रोल बनाई थी वो आज जो है हमारे हाथ से निकल गई। दूसरी बात जो उन्होंने कहा कि जो परसेंटेज है, अनुपात जो फीमेल वोटर्स का है सेक्स रेशियो से, वो 934 से गिर के इसमें 870 या 874 आ गया। इसका मतलब ये दिखाता है कि एज अ परसेंटेज ऑफ इलेक्ट्रेट जो है सेक्स डिस्क्रिमिनेशन है माइक्रो लेवल पर, इसको कोई डिनाई नहीं कर सकता था। तीसरी बड़ी बात जो उसने कही कि सिमिलरली मुस्लिम्स का जो 17% पॉपुलेशन है, उसको हम 65 लाख वाली सूची का जो डिलीशन है उसमें 25% था उनका डिलीशन, और अभी जो 3 लाख से ऊपर जो डिलीशन हुआ है उसके अंदर में शायद उन्होंने 35% या कुछ कहा। तो इसका मतलब कि देयर इज जो इलेक्टरल रोल बना है वो दोनों तरफ से गलत बना है, फीमेल डिस्क्रिमिनेशन है और रिलीजन के नाम पर डिस्क्रिशन है। एक यही इतनी बड़ी बात थी कि जिससे कि इसको कैंसिल कर देना चाहिए था। लेकिन ये सारी जो है ऐसा हो रहा है कि ये मैनिपुलेट कर रहे हैं और इसको इलेक्शन कमीशन और कोर्ट कह रहा है कि वो ये तो बोनाफाइड मिस्टेक है और इस त्रुटि को जो है वो ठीक की जा सकती है। कहां से की जा सकती है? ये तो वोटर प्रोफाइल है ना, कि जिस पार्टी को कम मुस्लिम वोट अगर रहेंगे तो फायदा होगा, तो वही उसी के लिए तो ये किया जा रहा है। उसी पार्टी ने तो आपको अपॉइंट किया है, उसी लिए ये पूरी एक्सरसाइज हो रही है। तो ये सारी बात दिखने के बावजूद, मतलब कि एक जगह तो आपने अपना पूरा केस प्रूफ कर दिया और दूसरी जगह आपको कोई रिलीफ नहीं मिलने वाली है कि ठीक है ये अत्याचार हुआ तो हुआ, अब इसी पर आप कराइए। ये बात एक और चीज अरुण सर समझ ले जरा, जब बात बीएलओस की हो रही थी और जो जिस तरीके से, जिस आसानी से उसको पास कर दिया गया, क्या जब दूसरे राज्यों में होगा, जब एसआईआर कराने की भी तैयारी सरकार ने ऑलरेडी शुरू, इलेक्शन कमीशन ने ऑलरेडी शुरू कर दी है, अभी पश्चिम बंगाल टीम पहुंच भी गई सर, अब क्या दूसरे राज्यों में भी ये सारी चीजें फॉलो नहीं की जाएंगी? अपने हिसाब से बीएलओ बैठेगा, बीएलओ एक जगह बैठ करके फॉर्म भरेगा। अजीत अंजुम ने दिखाया था ना कि कैसे भाजपा कार्यालय में बैठ करके और बीएलओ जो है फॉर्म भर रहे हैं, भाजपा के लोग जो है वो बैठ करके फॉर्म भर रहे हैं। तो वही परिस्थिति दूसरे राज्यों में भी नहीं दिखेगी क्या, जब सुप्रीम कोर्ट से अगर इस पर कोई रोक नहीं लग रही है, सपोर्ट मिल रहा है एक तरीके से? तो नहीं, उतना जिस राज्य में भाजपा की सरकार नहीं है वहां पे ये उतना इसलिए नहीं कर पाएंगे कि ये जो ईआरओ और बीएलओ होते हैं, ये इनकी तनख्वाह इलेक्शन कमीशन नहीं देता है। इनका फुल टाइम वर्क जो है ईआरओ और बीएलओ का नहीं है, इनका पार्ट टाइम है। उसके लिए उनको ऑनरेरियम देती है इलेक्शन कमीशन। अभी चूंकि इन्होंने इतना बड़ा घपला उपला किया है तो ईआरओ का 30,000 कर दिया,
असिस्टेंट ईआरओ का 25,000 कर दिया, जबकि उनको पहले कुछ नहीं मिलता था। अच्छा, बहुत फ्रॉड किए, बढ़िया किए, खूब काम किए, लो पैसा और ऊपर से जो कमाना है वो भी कमा लो। ये सैलरी की सैलरी और घपले का घपला, दोनों में कमाओ। और बीएलओ का भी जो बहुत कम होता था उनका भी 15,000 या 20,000 कर दिया गया, 5-7,000 होता था। तो सबको अक्रॉस तक वो मिला। दूसरे स्टेट में जैसे आप वेस्ट बंगाल में जाएंगे तो वहां पर तो ईआरओ और बीएलओ तो गवर्नमेंट का वो एम्प्लॉई है, तो वो गड़बड़ करेगा तो ममता दीदी जो है उनको जो है ठीक ठाक कर देंगी। अब वहां पर टसल चलेगा कि इलेक्शन कमीशन का जो वहां पर होगा आदमी पिट्ठू, वो अपनी धौंस जमाना चाहेगा। अगर उनका आदमी नहीं रहेगा, क्योंकि वो भी जो आईएएस होता है वो जनरली वेस्ट बंगाल काडर का होता है, तो उसको घूम फिर के फिर वहीं आना है। या वो ये सोचता है कि हम सेंटर में चले जाएंगे तो सेक्रेटरी बन जाएंगे, तो हम भी जो है धनखड़ साहब के तरह जो है पूरा एंटी तृणमूल कांग्रेस का स्टैंड लें और उसके बाद आई विल बी ड्यूली रिवॉर्डेड। तो ऐसे भी लोग होते हैं। लेकिन वहां पर काडर एम्प्लॉइज, उनका कोऑपरेशन इनको नहीं मिलेगा। तो वेस्ट बंगाल में जो ये धांधली बिहार की करना चाहते थे, और जो है ये ज्यादा नहीं 5-10% इधर उधर कर लिया इन्होंने। मैं ये बड़े कॉन्फिडेंस से कहता हूं, जो आंकड़े आए हैं उसमें इन्होंने कर लिया। वो जितने इनके अपने राज हैं सब जगह ये गड़बड़ करेंगे, एक्सेप्ट दोज 5 और 6 स्टेट्स जहां पर इनकी सरकार नहीं है, वहां छोड़ के ये सारे जगह करेंगे। और एक और फायदा, और देखिए होता क्या है कि आप कहते हैं अरे आप कहाँ सोए हुए थे, पॉलिटिकल पार्टी कहाँ सोई हुई थी, बीएलए ने क्यों नहीं काम किया, आप तो बीएलए को भी नहीं अपॉइंट कर पाते हैं। अगर आप उनकी मैनुअल में जाएं तो ये कहता है कि ये ईआरओ माने जो इलेक्टरल रोल ऑफिसर है, ये उसकी जिम्मेदारी है कि इलेक्टरल रोल में कोई भी नाम गड़बड़ नहीं होगा, अगर होगा तो उस पर डिसिप्लिनरी एक्शन लिया जाएगा। चूंकि ये गड़बड़ करते हैं तो इन्होंने एक बीएलए का सिस्टम लगाया। अब बीएलए में क्या है कि किसी पार्टी का अपना स्टेक नहीं है एज अ पार्टी। जब तक राम प्रकाश जी आपको टिकट नहीं मिलेगी और मैं भी आपका प्रतिद्वंदी हूं वहां टिकट के लिए, तो मैं क्यों अपना फोर्स लगा के, लेबर लगा के जो है इलेक्टरल रोल को मैं ठीक कराऊं, और इसलिए ठीक कराऊं कि आपको टिकट मिल जाए। अब बात समझ रहे हैं? तो वो जब कैंडिडेट थे, एक्सेप्ट फॉर बीजेपी, क्योंकि उनको तो शाखा से ही सिखाया जाता है कि कैसे गड़बड़ करो, एक्सपेक्ट नथिंग इन रिटर्न, झूठा नेशनलिज्म, हाउ टू हेट मुस्लिम्स। तो उनके पास ये गड़बड़ करने का काडर है, उनके पास पैसा भी है घूस देने का, तो वो ये सारा काम ग्राउंड लेवल पर कर सकते हैं। बाकी पार्टी कोई भी हो, एक्सेप्ट मे बी तृणमूल कांग्रेस इन वेस्ट बंगाल, और हो सकता है कि आंध्र प्रदेश में, किसी के पास इस तरह का काडर बेस्ड नहीं है कि वो ग्राउंड लेवल पर जो है हर एक बूथ को जो है वो चेक कर पाए कि इसमें कितने फर्जी आए और फर्जी गए। तो ये एक अलग चालाकी होती है। अब मेरा जब नॉमिनेशन हो गया और आपका नहीं हुआ, तो आपको क्या कोई इंटरेस्ट होगा मुझको जिताने में? आप कांग्रेस के हैं, मैं आरजेडी का हूं, तो मुझको टिकट मिल गई, या आरजेडी में 4 लोगों प्रतिद्वंदी हैं उस टिकट के लिए, तो जिसको मिलेगा वही अपना फोर्स लगाएगा। उस समय वो फोर्स लगाएगा इलेक्शन में कैंपेन करने के लिए कि इलेक्टरल रोल ठीक करने के लिए। तो ये किसी की भी जिम्मेदारी जो है नहीं होती है, एक्सेप्ट वो लोग जो पुराने हैं, जो कि पूरे अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी में 2-4 बार जीत चुके हैं, उनको पूरा उनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर है, जिनको मालूम है। तो ऐसे लोग आप मैं करता हूं कि मुश्किल से 20-25% होंगे नॉन भाजपा के। तो इसलिए वहां भी कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है। हम आपको पूरी उसकी प्रतिक्रिया बता रहे हैं कि क्यों नहीं होता है। और ये इलेक्शन कमीशन का ये नहीं कह सकती है कि आपका बीएलए क्या कर रहा था। अरे बीएलए को तो जब आप एमएलए को खरीद लेते हैं तो बीएलए क्या होता है खरीदने में भाई? नहीं, बीएलए को तो सर पहली बार इतनी हवा दी जा रही ना, इसके पहले बीएलए को कौन जानता था? बीएलए की बात तो तब होती थी जब पोलिंग होता था भाई, पोलिंग स्टेशन पर बीएलए की एक वैल्यू हुआ करती थी, अदरवाइज पूरे साल बीएलए को कौन पूछता था? उसको भी हम बूथ एजेंट कहते हैं, उसका नाम बीएलए नहीं है। वो बूथ पर जो तैनात होता है वो पोलिंग एजेंट होता है।
पोलिंग एजेंट होता है, काउंटिंग एजेंट होता है, वो प्रत्याशी जो है जब तय हो जाता है तो वो नॉमिनेट करता है, उसका वो आदमी होता है। ये तो पार्टी में चूंकि पन्ना प्रमुख आरएसएस वाले ऑलरेडी गड़बड़ कर रहे थे, तो उस गड़बड़, आप इनिशियल फिगर देखिए ना, जब बीएलए की आई तो पता चला कि जो है भाजपा के की बहुत ज्यादा फिगर थी, 70-80 हजार थी फिगर। तो वो लोग तो ऑलरेडी उसमें ऑलरेडी कोऑपरेट कर रहे थे। तो मैं आपको भी ये अपॉर्चुनिटी देता हूं, आप क्यों, भाई दो स्टैंड हो सकता था कि बीएलए जो है हमारे कोई भी आसपास नहीं आएगा, ये जो बीएलओ जो सरकार का आदमी है या ईआरओ जो सरकार का एम्प्लॉई है, ये इंडिपेंडेंटली मतदाता की सूची तय करेगा। लेकिन चूंकि आउटसाइड इंटरफेरेंस चालू था और वो जरूरी था, क्योंकि उन लोगों को मालूम है कि कौन से मेरी पार्टी के वोट हैं और कौन से ऑपोजिशन के वोट हैं, तो वो कटवाते हैं मिलके। तो उनको इन्वॉल्व करने के, उनका इन्वॉल्वमेंट जारी रहे, तो आपने कहा कि आप भी अपॉइंट कर लीजिए। अब आप अपॉइंट कर लीजिए, पहले तो आपकी क्षमता नहीं कि आप अपॉइंट कर सकें, फिर आपने किया तो वो हो सकता है इररिस्पॉन्सिबल हो, वो कार्डर बेस्ड तो आदमी नहीं है, और तीसरा है कि वो खरीदा जा सकता है। और जहां इतना पैसा खर्चा हो रहा है चुनाव में, हजारों करोड़ आपके पास पड़ा हुआ है इलेक्ट्रल बॉन्ड का पैसा, तो ये तो बहुत छोटा अमाउंट है। अगर 1,000 का बूथ है और अगर कोई दूसरा बीएलए अगर ज्यादा वो कर रहा है, तो आपने उनको 10-20 हजार दे दिया, बात खत्म हो गई। तो आप अगर उम्मीद करते हैं जहां की हमारा एमपी और एमएलए जो है रोज बिकता है पावर के लिए, आप उम्मीद करते हैं कि आपका जो सबसे मतलब इकोनॉमिकली वीकर, सबसे पेरिफेरल वाला वर्कर है, वो सबसे ईमानदार होगा, ये क्या पॉसिबल है? तो ये पूरा जो है इंस्टीट्यूशनलाइज्ड जो है ये गड़बड़ है, और इस पर बहुत खेद के साथ कहना पड़ता है कि कल जो है इसकी ऑफिशियल मोहर लग गई कि अगर इलेक्ट्रल ऑफिसर और बीएलओ जो सरकारी एम्प्लॉय थे, उन्होंने फ्रॉड किया कि ज्यादा लोग मतदाता सूची में आ सकें, तो उनको शाबाशी देनी चाहिए कि उन्होंने जो है बहुत अच्छा काम किया। मतलब ये वहां पर इमर्ज किया। इसके में जो है इसको गड़बड़ पर मुहर कहा जाए या फिर आगे के लिए रास्ते की क्लियरेंस, आगे के लिए तो रास्ता खुल गया अब तो हमेशा के लिए। जी 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 जी। और अगर ये सुप्रीम कोर्ट में अगर कोई फ्रॉड, होलसेल फ्रॉड लाता है गवर्नमेंट एम्प्लॉइज का, और अगर ये रिएक्शन होता है, तो हमें कम से कम जो है जब ऐसे अहम मामले सरकार के आवे और सरकार फ्रॉड करे, तो हमें कोई भी उसमें उम्मीद नहीं करनी चाहिए कि वहां पर न्याय होगा। आप अगर सोचिए, जी जी, अगर अगर मान ले कि इसी पर जज का ये रिएक्शन होता, व्हाट डू यू मीन 20% of the voters have been included by committing fraud? इलेक्शन कमीशन कहता नहीं साहब सबने भरा है, ऑल राइट। ये जैसे पैरालीगल को लगाए हैं ना, वो पूरे पैरालीगल को लगा देते, जो कि वहां पर कॉन्स्टिट्यूएंसी में जाके बूथ वाइज कहता कि तुमने फॉर्म भरे, नहीं भरे, तुमने भरे, अरे अजीत अंजुम की मदर ने फॉर्म नहीं भरा, नहीं बाकी तो एक और छोड़िए। सर ये रास्ते तो बहुत आसान है, आपको कुछ नहीं करना था, आप उन फॉर्म को स्कैन कराते, अपने आप पता चल जाते कि सारे फॉर्म एक ही हैंड राइटिंग में भरे गए हैं। क्या ये बहुत आसान तरीके नहीं थे सारी चीजों को जस्टिफाई करने के या समझने के, क्लियर करने के? आप बहुत सही कह रहे हैं, जिस आदमी की नौकरी जानी चाहिए उसकी आप पीठ थपथपा रहे हैं। आपने बहुत अच्छी बात कही, इतना आसान है पकड़ना, हैंड राइटिंग एक्सपर्ट की भी नहीं जरूरत पड़ेगी। आप तो मैक्रो लेवल पर देख के बता देंगे कि ये दोनों हैंड राइटिंग एक ही है, बूथ वाइज आप लीजिए, सबको पकड़ते जाइए। तो जब ये हमारी मोरालिटी इतनी गिर गई है, ये बहुत, देखिए कहने को बड़े हल्के में निकल गई बात, किसी ने नोटिस भी नहीं किया। अब आप इसको एग्जामिन तो करिए, क्या इलेक्शन कमीशन ये एफिडेविट देने को तैयार है जो सबसे एफिडेविट मांगता है? क्या कोर्ट में वो एफिडेविट लेने को तैयार हैं, मांगने को तैयार हैं इलेक्शन कमीशन से कि जितने भी फॉर्म भरे गए वो सही भरे गए और जो डॉक्यूमेंट लगाए गए वो सब में डॉक्यूमेंट थे? जो गरीबी है, जो वहां पर
जिस तरह की के लोग हैं, क्या आप उम्मीद कर सकते हैं कि 99% लोगों ने फॉर्म भी भरा और डॉक्यूमेंट भी लगाया? आप किस दुनिया में रह रहे हैं? अगर ऐसा होता तो आज इंडिया की जो है जीडीपी नंबर 1 होती, अगर इतने एजुकेटेड लोग होते तो ये जो है बहुत ही, मतलब कि एक तरह से ये जो आगे में जो इसका इफेक्ट होगा ये बहुत ही डिमोरलाइजिंग है। और हमें तो ये लगता है कि ये जितने भी वकील लोग हैं वहां पर जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इस बात को जो है फोर्स करें कि ये लिस्ट जो बनाई गई है, देखिए आपने एक जगह नंबर में फर्जीवाड़ा किया तो आप वोटर प्रोफाइलिंग में भी तो कर सकते हैं ना। तभी तो मुस्लिम वोट्स जो हैं जो कटे हैं वो उनके पॉपुलेशन से दुगुने हैं, इसी कारण से है ना। तो आपने एक हुआ कि चलिए लॉटरी में सबका कटा तो आपका भी कट गया, हमारा भी कट गया, है ना। तो दोनों का उसी अनुपात में कटा, जिस अनुपात में हमारा जो है वहां पर वोटिंग का परसेंटेज था। दूसरा ये हुआ कि नहीं साहब, वो बीएलओ की जो है एक आंख खुली हुई थी, वो नंबर बढ़ा रहे थे, लेकिन साथ साथ ये भी देख रहे थे कि रिलीजन के बेसिस पर, ये कास्ट के बेसिस पर, अच्छा इसका नाम यादव है काटो, इसका नाम ये है काटो, ये भी हुआ है। और इस चीज को जो है महिलाएं इतनी नजरअंदाज बड़ी संख्या में वोट काट दिए गए, महिलाओं की इतनी बड़ी संख्या में वोट काटे गए। और नीतीश कुमार कह रहे हैं कि हमने 10-10 हजार रुपए महिलाओं को दे दिया, अब महिलाएं हमारा ख्याल रखें, और यहाँ महिलाओं के वोट ही काट दिए जा रहे हैं। आप देखिएगा उसका भी अगर आंकड़ा आवेगा ना, तो जिन महिलाओं को पैसा नहीं मिला उनका वोट कटा है, वो भी वहां प्रोफाइलिंग हुई है। हमारे यहाँ डोमेस्टिक हेल्प है, उसके घर में 3 महिलाएं हैं, हमने पूछा एक को भी नहीं मिला है, ना उसकी मदर को मिला, ना उसकी वाइफ को मिला, ना उसकी देवरानी को मिला, किसी को नहीं मिला। तो ये भी वहां पर है कि भाई जो महिलाएं हमसे नाराज होंगी, यही बात मैं कह रहा हूं कि ये इनोसेंट नहीं कटा है। और एक और इनका देखिए रवैया कि पॉलिटिकल पार्टी तो कुछ बोल नहीं रही हैं, आप लोग हल्ला कर रहे हैं। अरे पॉलिटिकल पार्टी को में तो आप जो अपोजिशन का है उसको तो आप में विश्वास ही नहीं है, आपको फेथ ही नहीं है। वो अपना जाके वहां चुनाव संभालेंगे कि बैठ के यहां गिनेंगे। तभी तो आप देख रहे हैं कि रिपोर्टर्स कलेक्टिव और लोग जो है उस डेटा को एनालाइज करके ये दिखा रहे हैं कि देखिए ये ढाका कॉन्स्टिट्यूएंसी में जो है इन्होंने 78,000 मुस्लिम के, वो भी आप एक इंसिडेंट लीजिए, अटेम्प्टेड फ्रॉड था, क्यों नहीं जेल डाला उन्होंने? भाई चिट्ठी आपने दी तो अटेम्प्टेड फ्रॉड हुआ कि नहीं हुआ? आप उसमें जो है सफल नहीं रहे, क्यों? कि उसकी जो है पब्लिसिटी हो गई, रिपोर्टर्स कलेक्टिव ने उसको निकाल के दिखा दिया। तो ये जो गड़बड़ हो रहा है पूरा, और ये कोर्ट में भी आके दिखाया जा रहा है ओपन में, उसके बाद भी 2 चीज नहीं डिसाइड हो रही है कि क्या इस चुनाव आयोग के जो ऑफिसर्स हैं उसमें जनता को का और जो है ऑपोजिशन पार्टी का उसमें विश्वास है कि नहीं, ये आप नहीं डिसाइड कर रहे हैं। और दूसरा आप ये नहीं डिसाइड कर रहे हैं कि अगर 99% इलेक्टरल रोल बना भी, तब भी उसके अंदर में प्रोफाइलिंग करके कास्ट और जेंडर के कम से कम तो हमने देखे कि जो है सेलेक्टिव वोट कटे हैं कि नहीं। और अगर ये हुआ है तो चुनाव आयोग को कटघरे में दे डिजर्व टू गो टू जेल, क्योंकि वो कॉन्स्पिरेसी बीएलओ से लेके चुनाव आयोग के चीफ इलेक्शन कमिश्नर तक जाएगी, क्योंकि वो एक जॉइंट कॉन्स्पिरेसी। तो ये उसके जो है वो सब सारे इम्प्लीकेशन है जिसको कि अब बिहार को क्या सर, सीधे सीधे एक चीज समझ लूं आपसे लास्ट में, बिहार को अब कोई उम्मीद करनी चाहिए कि सब छोड़ दे उम्मीद बिहार से? क्योंकि अब जो कुछ हो गया, अब कुछ नहीं होगा। करनी एक ही चीज के ऊपर है कि जो युवा है जिनके कि 10 साल निकल गए और जिनका कोई फ्यूचर नहीं है, और जिनको कि वो कहते हैं ना कि वो रिलीजन का वो पिलाया हुआ है घुट्टी, इनको नशा जो है ओपियम, रिलीजन इज द ओपियम ऑफ दिस थिंग। तो अगर उससे इनकी नींद खुली, और ये जो है 8% जो हार रहे हैं रिगिंग के कारण, अगर ये 7%, 8, क्योंकि आपने देखा
जैसे इमरजेंसी के बाद इंदिरा गांधी के उसके खिलाफ में आप कितनी भी रिगिंग कर लेते तो एक वेव थी। तो अगर उस तरह का इनके साथ हुआ तब तो ये डूबेंगे, है ना। और अगर वो नहीं हुआ, मतलब ऑपोजिशन को जो है कम से कम 6% 7% से इलेक्शन जीतना है, तभी ये मेजॉरिटी में आ पाएंगे। इसका ये इम्प्लीकेशन है बजाबते कि अब तो इस तरह की चोरी निकल रही है तो किसी को ईवीएम में भी अब विश्वास नहीं होगा कि अगर ईवीएम में ये चोरी कर सकते हैं तो ये चोरी करेंगे। सिंपल कंक्लूजन इज दिस कि ये जहां जहां चोरी कर सकते हैं वहां वहां चोरी करेंगे, इनकी कोई क्रेडिबिलिटी नहीं। तो वो तो अब जो लोग लड़ रहे हैं उनके ऊपर है, उसको कैसे ये डिसाइड करते हैं, कैसे रोकते हैं। आज भी अगर वो दबंग कैंडिडेट है और उसके पास 200-300 जो है वो फोर्स है पोलिंग डेट को, तो वहां वो देख सकता है कि भाई चुनाव में जो है ये गड़बड़ी कम से कम प्री पोलिंग लेवल पर नहीं हो। अगर गलत हुआ तो जो कट गया तो उसके बारे में ये कुछ नहीं कर सकते। लेकिन आज भी ये कह रहे हैं कि आप जुड़ सकते हैं, कुछ टाइम दिया है। तो ये निर्भर करेगा कि नॉमिनेशन के और उसके माने किस समय में पार्टी तय करती है। जैसे कि जन स्वराज ने अपने 51 कैंडिडेट डिक्लेयर कर दिए, तो वो 51 में वो अपना वो सूची लेके वो देखेंगे कहाँ कटा नहीं कटा। तो उसी तरह से अगर ये लोग अर्ली डिटेक्ट कर देंगे तो इनको कुछ समय मिल जाएगा इस पर भी ध्यान देने के लिए कि हर जगह जो है ये उसको देखें। क्योंकि आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं कि बहुत कम होता है कि कोई भी पार्टी पोलिंग एजेंट हर बूथ पर दे पाए। 50% बूथ पर आपको जो है पोलिंग एजेंट मिलेगा ही नहीं दूसरी पार्टी नहीं, का, उनमें भी सर एक और चीज आ रही है उनमें भी कि भाजपा ही अपने लोगों को दूसरों का भी नॉमिनेट करवा देती है। अपने ही लोग उन्होंने ऐसे सेट कर रखे हैं जो दूसरे लोगों के बीच में है और वही लोग नॉमिनेट हो जाते हैं। हाँ हाँ हाँ, ये भी होता, हर तरह का होता है। खरीद लो, ये कर लो, कोई भी ऐसा घपला जो हो सकता है वो होगा। हिंदुस्तान का एक फंडामेंटल जो हम लोग जो ये कहते हैं घोटाले पकड़ते हैं, तो एक फंडामेंटल अजम्पशन रहता है कि अगर ये गड़बड़ कर सकते हैं तो करेंगे, और उसी से जो है हम लोग ये पकड़ पाते हैं। बिल्कुल। अब जो परिस्थिति है वो गंभीर है, प्रत्याशियों के ऊपर बहुत हमें सारा ये बड़ा दारोमदार है। अफसोस, हमारे दोनों मतलब प्रशांत तो बहुत ही नजदीकी हैं, लेकिन एक बार उधर गलती की, आज फिर से वही। इन लोगों को कहना चाहिए कि भाई ये किसी और बेंच में जाए, इस बेंच में नहीं सुनवाई हो। लेकिन क्यों? सबसे पहले तो ये कॉन्फ्लिक्ट है कि आप अभी सरकार का केस एक इतने अहम मामले में सुन रहे हैं और आपको अभी सरकार जो है चीफ जस्टिस बनाने वाली है। हाँ हाँ, तो इसी ग्राउंड, बाकी सब छोड़िए, हाँ इसी ग्राउंड पर आप मत सुनिए। बिल्कुल, अगले सीजेआई आप होने जा रहे हैं और बहुत सारे आरोप लग रहे हैं लगातार। सीजेआई बनने के पहले भाई नायब सिंह सैनी के कार्यक्रम में अगर जस्टिस सूर्यकांत जा करके बैठते हैं घंटों, तो फिर उसके बाद क्या ही उम्मीद करेगा देश। और ये चीज तो पहले से ही क्लियर हो जाएगी। जैसे गवई साहब भाजपा के मंत्रियों के साथ उनके प्राइवेट प्लेन में घूम रहे थे तो लोगों का भरोसा खत्म हो गया ना, वैसे ही सूर्यकांत साहब नायब सिंह सैनी के कार्यक्रम में जाकर के घंटों बैठे हैं, तो भाई भरोसा फिर कैसे कोई करेगा, देश कैसे भरोसा करेगा। और भी उनके और भी के ये हैं, कंप्लेंट्स वगैरह हैं, वो अलग है, खैर उसको छोड़िए। लेकिन आज के तारीख में इनको इसी बात पर कंसंट्रेट करना चाहिए कि ये अब लेकिन जो है दिक्कत तो हो गई ना कि प्रशांत भूषण और योगेंद्र यादव ने कल जिस तरीके का प्ले वहां पर किया, उस प्ले के चलते ना केवल बिहार की जनता को भुगतना पड़ेगा बल्कि देश की जनता को भुगतना पड़ेगा, क्योंकि देश के बाकी हिस्सों में जहां पर एसआईआर होगा वहां पर भी बीएलओस बैठ करके यही करेंगे, क्योंकि ये हरकत एक बार इस करतूत पर मुहर लग गई तो आगे हमेशा के लिए फिट है। ठीक उसी तरीके से जैसे चंडीगढ़ के मेयर इलेक्शन में हुआ, ऑन कैमरा सारे घपले हुए, कोई कार्रवाई नहीं हुई, ठीक वैसे जैसे महाराष्ट्र में सरकार को चलने दिया गया, इलीगल सरकार को, देखिए आगे के लिए भी उसके लिए सेफ हो। इस बात पर मैं खत्म करूंगा कि कल की हियरिंग का सबसे बड़ा सिग्निफिकेंस क्या था। दो चीजें, सबसे पहले जो योगेंद्र यादव ने लेख लिखा था, जो कि एक अंग्रेजी अखबार में एक सिलेक्टेड ऑडियंस ने पढ़ा था, उसको प्रशांत भूषण के कारण उनको, और होता कोई तो कभी भी वो मौका नहीं मिलता। मैं बड़े कॉन्फिडेंस से कह रहा हूं कि एक प्रशांत भूषण ही थे जो कि उनको मौका दे दिया गया कि ये फैक्ट्स पर कोर्ट को एड्रेस करें।
वो फैक्ट को एड्रेस करने से वो सारी बातें जो है एक पूरे मतलब जो जानना चाहते हैं, जो इसमें रुचि लिखते हैं, तो एक वाइडर ऑडियंस में वो बात चली गई कि 2-3 तरह की जो है इसमें चुनाव में गड़बड़ी हुई, जो कि सारे बड़े ही व्यापक और भयानक गड़बड़ियां थी। और दूसरी चीज ये प्रूव हुई कि कितनी भी गड़बड़ी कर लो, लेकिन एसआईआर जो है वो बरकरार रहेगा, वो कैंसिल नहीं। ये कल का ये 2 चीज वहां पर वो से थी, और ये दोनों ये दिखाती है कि समथिंग इज वेरी रॉन्ग, कुछ बहुत ही गड़बड़ है। कि इतना कोई आदमी गड़बड़ दिखाए, उसके बाद भी किसी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, न चुनाव आयोग को फर्क पड़ रहा है कि आपने जो है 80 लाख का मतलब 12% वोट ज्यादा काट दिया, और आपने जो है एक रिलीजन वाइज, जेंडर वाइज वोट काटा, और आपके यहाँ जो 10 के ऊपर जो है वो 50% घर में जो है उससे एड्रेस गलत हैं, डुप्लीकेट वोटर्स हैं। क्या गड़बड़ी जो होनी चाहिए वो नहीं थी, सारी तरह की गड़बड़ियां थी। 2-4 आप बता दीजिए अगर आप सोच सकते हो तो। एवरी इमेजिनेबल घपला जो है उसके अंदर में। उसके बाद भी जो जो ज्ञानेश कुमार कहे वही सही, सुप्रीम कोर्ट मैं भी चुप रहूंगा, इसको होने दूंगा। तो ये हाल है जी। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे बात करने के लिए। बहरहाल बिहार भुगतेगा, ये तय है। देश के लिए भी कहीं ना कहीं एक अलग ही रास्ता खोल दिया गया है, ताकि एसआईआर जब पूरे देश में हो तो मुश्किलें देश की हो, चुनाव आयोग को फिर भी आसान रहेगा। सुप्रीम कोर्ट से शायद इसीलिए लोगों का भी भरोसा धीरे धीरे कम होता जा रहा है। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू राम प्रकाश।